हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। आइए आज देखते हैं 20 दिसंबर 2021 के सीटेट के पेपर को। इसमें हम लोग सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बचे हुए 15 क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से 3 तो विकास के सिद्धांत हैं और उसमें से एक नहीं है, उसी का पता लगाना है। पहला है कि विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। क्या विकास एक आयामी होता है? जी नहीं, विकास बहुआयामी होता है और विकास एक धारणीय भी नहीं होता, तो ये हमारा गलत है। और हमें यही पता करना था कि विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यह विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यही हमारा जवाब सही होगा। और देख लेते हैं कि विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर के होता है, तो सही बात है। विकास हमेशा ऊपर से नीचे, यानी कि विकास कैसा होता है? सेफेलोकॉर्डल होता है, सर से पैर की ओर होता है। बच्चा पहले अपना सर संभालने सीखता है, फिर गर्दन, फिर धड़, उसके बाद पैर। विकास केंद्र से बाहर के होता है, जी हाँ, विकास सेंटर से आउटवर्ड की तरफ होता है। विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है, जी हाँ, विकास पर आनुवंशिकता और संपोषण दोनों का ही प्रभाव देखने को मिलता है। या फिर ये कह सकते हैं कि विकास पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव होता है, और विकास इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होता है, दोनों का क्या होता है? गुणनफल होता है। दोनों के परस्पर अंतःक्रिया से ही विकास का निर्माण होता है। चौथा है कि विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, जी हाँ, विकास पर समाज और संस्कृति दोनों का ही प्रभाव देखने को मिलता है। तो इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो पहला आपका सही जवाब है, विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, जी नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो पहले समझ लेते हैं कि शीर्षगामी सिद्धांत विकास में होता क्या है। तो शीर्षगामी सिद्धांत में जो विकास की दिशा होती है वह सर से पैर की ओर होती है, यानी कि बच्चे का सबसे पहले सर, फिर गर्दन, फिर धड़, और उसके बाद धीरे धीरे वो उसके पैरों का विकास होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं यह किस क्षेत्र पर लागू होता है। ऑप्शन 1 है गामक विकास, दूसरा भाषा विकास, तीसरा संज्ञानात्मक विकास, चौथा नैतिक विकास। तो यह किस में आएगा? तो यह आपके गामक विकास में आएगा। गामक विकास को ही इंग्लिश में मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि शीर्षगामी सिद्धांत जो है वह आपका शारीरिक विकास को प्रदर्शित करता है, और शारीरिक विकास का ही भाग होता है गामक विकास, जिसको इंग्लिश में मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। गामक विकास क्या होता है? तो गामक विकास के अंतर्गत गामक क्रियाएं आपकी आती हैं, जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, उछलना, कूदना, और ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो ये सब शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, गामक विकास। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? ऑप्शन 1 है जन्म पूर्व का समय, दूसरा प्रारंभिक अवस्था, तीसरा मध्य बचपन, या चौथा युवा अवस्था। तो भाषा विकास के संदर्भ में जो आपका संवेदनशील अवस्था होती है प्रारंभिक अवस्था। इसी को इंग्लिश में अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं। यह 2 से 6 वर्ष का समय होता है। इसमें बच्चा कितने वर्ष का होता है? 2 से 6 वर्ष का होता है। या इसी को ही और किसकी संवेदनशील अवस्था कहते हैं? तो सामाजिकरण की संवेदनशील अवस्था भी इसी को कहते हैं। फिर ये कह सकते हैं कि जो सामाजिकरण तीव्र गति से होता है बच्चे का, वो किस में होता है? तो प्रारंभिक अवस्था में ही होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार में जब बच्चे का जन्म होता है और उसकी जो पहली प्रक्रिया चलती है कि बच्चा अपना व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करता है कि बच्चा कौन है, उसका नाम क्या है, भाषा सीखता है। सबसे पहले परिवार में ही बच्चा अपने सबसे पहले क्या बोलता है? माँ बोलता है, पापा बोलता है, ठीक है, भाई बहन का नाम जानता है, खुद के बारे में जो जानता है। आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकास उसका कहाँ पर होता है? उसके परिवार में ही होता है। तो यह क्या कहलाता है? तो यह आपका प्रारंभिक सामाजिकरण कहलाता है। जब बच्चे का ज्ञान कहाँ पर हो? उसके परिवार में। सबसे पहले जब वो जन्म लेता है तो जन्म से 2 वर्ष या फिर कहीं कहीं पर 4 वर्ष तक भी जो उसका सामाजिकरण होता है वो कहाँ पर होता है? परिवार में होता है। तो उसे प्रारंभिक सामाजिकरण कहते हैं। अगर बात द्वितीयक सामाजिकरण की कही जाए तो यह कहाँ पर होता है? तो यह स्कूल में होता है, संस्थानों में होता है, समाज में होता है। जब बच्चा अपने परिवार से निकल के बाहर जाता है, स्कूल में जाता है, तो वहाँ पर उसका द्वितीयक सामाजिकरण होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कुल 6 चरणों को संपादित किया है। तो इसमें से आपको बताना है कि जो बच्चे का नैतिक चिंतन समाज के परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है वह किस में होता है? तो वह किस में होता है? पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण, या उत्तर पारंपरिक चरण, या फिर दूरस्थ पारंपरिक चरण।
तो जब भी बात की जाए कि बच्चा सही या गलत की पहचान करना सीखता है, वह समाज के नियम कानून के तहत करता है, तो वह किस में आता है, तो वह आपके पारंपरिक चरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पारंपरिक चरण। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है समायोजन, दूसरा समाजीकरण, तीसरा आत्मसातकरण या इसी को आत्मसातीकरण कहते हैं, या चौथा संगठन। तो पियाजे के बारे में जब भी बात की जाती है तो दो बात आता है, या तो समायोजन आएगा या फिर आत्मसातीकरण आएगा। इसे समझ लेते हैं हम। तो जब भी बच्चा अपने माइंड में या फिर अपने स्कीमा में किसी नए चीज़ को केवल ऐड करता है, केवल जोड़ लेता है या फिर केवल शामिल कर लेता है, तो उसे हम आत्मसातकरण कहते हैं या फिर आत्मसातीकरण कहते हैं। इसी को इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, जब भी बच्चा कोई चेंजिंग नहीं करता, केवल ऐड कर लेता है, केवल जोड़ लेता है या केवल शामिल कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है अपन ना, आत्मसातीकरण कहलाता है। अगर यहीं पर क्वेश्चन रहता है कि बच्चा क्या करता है, अपने मौजूदा ज्ञान में संशोधन करता है या फिर कुछ चेंज करता है, तो वह क्या हो जाता है, तब फिर वह हमारा समायोजन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। मीना जो कि एक छोटी बच्ची है, क्या करती है, अब शब्दों का प्रयोग ही केवल नहीं करती है बल्कि उसे समझती भी है कि यह जो शब्द बोल रही है उसका अर्थ क्या होता है। अगर वह सेव बोल रही है तो जानती है कि सेव का कलर लाल होता है, वह गोला होता है। ठीक है, और उसके प्रतीक से भी क्या है, परिचित है। अब तर्क करने लगी है, तर्क भी करने लगी है, परंतु प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। क्यों, किंतु यह क्या अभी भी जो कॉन्सेप्ट है उसका संरक्षण और क्रमबद्ध के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, यानी कंजर्वेशन और सीरीज के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। तो मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है। ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक, दूसरा अमूर्त, तीसरा संवेगीगामक या फिर चौथा मूर्त संक्रियात्मक। अगर बच्ची को संरक्षण और क्रमबद्धता का ज्ञान होता तब तो वह मूर्त संक्रियात्मक में आ जाती, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं है तो वह किस में आएगी, तो वह पूर्व संक्रियात्मक में आ जाएगी। यानी कि बच्चा किस स्टेज में अभी, पूर्व संक्रियात्मक में है। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा कितने साल का होता है, तो 2 से 7 वर्ष का होता है। अमूर्त संक्रियात्मक में अगर रहता है तो वह बिना किसी वस्तु को देखे भी उसके बारे में विचार कर सकता है, कल्पना कर सकता है। और यह किस स्टेज में आता है, तो यह आपके 11 से 14 वर्ष में आता है। संवेगी गामक की बात करें तो बच्चा वस्तु स्थायित्व का ज्ञान जान लेता है, इस समय बच्चा जन्म से 2 वर्ष का होता है। और मूर्त संक्रियात्मक में बच्चे को क्या होता है, संरक्षण, क्रमबद्धता और वर्गीकरण का ज्ञान हो जाता है। और इसमें मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया। समीपस्थ विकास के क्षेत्र को ही इंग्लिश में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, या इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में ZPD कहते हैं। तो यह होता क्या है, इसमें संभावना लगाई जाती है कि बच्चे का विकास यहाँ तक हो सकता है कि हाँ, बच्चा अगर इस सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाई कर रहा है तो वह इसमें इतने नहीं इतने मार्क्स पा सकता है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो यह आपके वाइगोस्की ने दिया है। लेव वाइगोस्की ने ही समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, या फिर अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। तो जहाँ पर भी वाइगोस्की की बात आती है तो वाइगोस्की ने किसकी बात की है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। इन्होंने समाज पर बल दिया है कि बच्चा समाज में जाकर ज़्यादा सीख सकता है, वह समूह में सीखता है, सहयोगात्मक भावना से ज़्यादा सीखता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या माना है कि अधिगम कैसी प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। पहला है निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, दूसरा मौखिक दंड का प्रयोग, या तीसरा एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या, या चौथा केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। तो जब भी प्रगतिशील कक्षा की बात की जाए तो प्रगतिशील कक्षा की बात किसने की है, जॉन डेवी ने की है। और प्रगतिशील कक्षा में बच्चा कैसा होता है, एक्टिव होता है। प्रगतिशील कक्षा में जो शिक्षण होता है वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होता है, और इसमें क्रिएटिविटी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो
प्रगतिशील कक्षा में सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का कौन सा सार्थक उदाहरण है? तो वह होगा आपका केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना है। यानी कि बच्चे का केवल जो बच्चा सीख चुका है उसका केवल मूल्यांकन नहीं करना है, बल्कि बच्चा किसके लिए सीख रहा है, यानी कि उसके सीखने का मूल्यांकन करते रहना है और उसमें सुधार करते रहना है। यानी कि बच्चे का अधिगम के लिए मूल्यांकन पर ज़्यादा बल देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा का पूर्वगामी है? तो कौन सा विकास इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वह पहले हो जाता है और जो उसका सांकेतिक विकास है वह बाद में होता है? तो जब भी इसकी बात है कि उसका संज्ञानात्मक विकास पहले होता है तो यह किसने कहा है? तो यह पियाजे ने कहा है। पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया है और इन्होंने बताया है कि जो संज्ञानात्मक विकास है वह 4 चरणों में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जेंडर रूढ़िवादिता या इसी को इंग्लिश में जेंडर स्टेरियोटाइप भी कहते हैं को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? पहला है जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, ये तो सही है। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग बैठाने की व्यवस्था करना, जी नहीं। यह जेंडर रूढ़िवादिता को रोकना नहीं बल्कि उसे बढ़ावा देना हो जाएगा कि आप अभी भी लड़के लड़कियों में भेद कर रहे हैं। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, ये भी सही है। ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे। तो आपका सही क्या हो जाएगा? दूसरा, कि कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है। पारो जो कि एक छोटी बच्ची है वह अपने पिता के दुकान में उनकी सहायता करती है, जहाँ पर वह लकड़ी के ब्लॉक यानी कि टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक माप लेती है। उसे हाल में EWES स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला, जहाँ पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है, जी नहीं। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव व वेधन को बढ़ावा देना चाहिए, जी नहीं। आपको रटंत विद्या पर बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है। तीसरा है कि पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए, जी हाँ, ये सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? पहला है अंतर्वैयक्तिक, दूसरा अंतरावैयक्तिक, या तीसरा भाषिक, या फिर चौथा स्थानिक। तो यह किसके अंतर्गत आते हैं? किस बुद्धि के? तो यह भाषिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। बचे हुए 15 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सा आकलन विधि उपयुक्त रहेगी? पहला सहयोगी प्रयोजित कार्य, दूसरा एक शब्दोत्तर वाले वस्तु परक प्रश्न, या तीसरा मानक परीक्षण, या चौथा मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। तो जब भी सामाजिक संरचना कक्षा की बात की जाए तो उसमें बच्चा एक्टिव रहेगा और वह सहयोग करके सीखेगा, समूह में सीखेगा। तो कैसा? सहयोगी प्रयोजित कार्य अधिक उपयुक्त रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।